नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद जी की बेहतरीन और भावुक कहानी बलिदान। ये कहानी त्याग, रिश्तों और इंसानियत की सच्ची झलक दिखाती है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं बलिदान की कहानी। मनुष्य की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा असर उसके नाम पर पड़ता है। जैसे मेरे गांव का मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गया है, लोग उसे मंगी सिंह कहने लगे। अब उसे मंगरू कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। कल्लू अहीर जब से थानेदार साहब से दोस्ती करके गांव का मुखिया बन गया है, उसका नाम कालिकादीन हो गया। अब अगर कोई उसे कल्लू कह दे तो आंखें तरेरने लगता है। इसी तरह हरचंद कुर्मी अब सिर्फ हरखू रह गया है। 20 साल पहले उसके यहां शक्कर बनती थी, खेती बाड़ी खूब थी और कारोबार अच्छा चलता था। लेकिन विदेशी शक्कर आने से उसका काम चौपट हो गया। धीरे धीरे कारखाना बंद हो गया, जमीन बिक गई, ग्राहक छूट गए और वो भी टूट गया। 70 साल का बूढ़ा जो पहले ठेकेदार की कुर्सी पर बैठकर नाटकीय अंदाज में पान चबाता था, अब सिर पर टोकरी रखकर खेत में खाद डालने जाता है। लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता, बातों का रौब और चालढाल में स्वाभिमान आज भी वैसा ही है। जैसे कहा जाता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अच्छे बुरे दिन इंसान के स्वभाव पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। अब हरखू के पास सिर्फ 5 बीघा जमीन और 2 बैल बचे हैं। बस एक ही फसल हो पाती है। लेकिन गांव की पंचायत या किसी झगड़े में आज भी उसकी राय इज्जत से सुनी जाती है। उसकी बात में दम होता है और अनपढ़ लोग उसके सामने बोल नहीं पाते। हरखू ने कभी दवा नहीं खाई थी। वो बीमार तो पड़ता था, खासकर सावन भादों में मलेरिया हो जाता था, लेकिन बिना दवा लिए ही 10-15 दिन में ठीक हो जाता। इस साल कार्तिक में बीमार पड़ा तो उसने भी सोचा, जैसा हमेशा ठीक हो जाता हूं, इस बार भी हो जाऊंगा, इसलिए परवाह नहीं की। लेकिन अब की बार बुखार मौत का पैगाम लेकर आया था। एक हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता बीता, पूरा महीना बीत गया, लेकिन हरखू बिस्तर से नहीं उठा। अब उसे दवा की जरूरत महसूस हुई। उसका बेटा लगरधारी कभी नीम की छाल पीस कर लाता, कभी किसी जड़ी बूटी का रस, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। हरखू को यकीन हो गया कि अब उसके आखिरी दिन आ गए। एक दिन मंगी सिंह, मंगरू ठाकुर उसे देखने आए। बेचारा टूटी चारपाई पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगी सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे नहीं होंगे। कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने धीमी आवाज में कहा, तो ले आते। अगले दिन कालिकादीन आया और बोला, बाबा, 2-4 दिन दवा ले लो। अब तो जवानी की देह नहीं है कि बिना दवा दर्शन के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी उदास भाव से कहा, तो ले आते। लेकिन देख आने और दवा लाकर देने में फर्क होता है। देखना तो शिष्टाचार है, पर दवा लाना असली सहानुभूति। न मंगी सिंह ने खबर ली, न कालिकादीन ने, न किसी और ने। हरखू आंगन में चारपाई पर पड़ा रहता। कभी मंगी सिंह दिख जाते तो कहता, भैया, वो दवा नहीं लाई। मंगी सिंह कतराकर निकल जाते। कालिकादीन भी मिलता तो वही पूछता, और वो भी आंख बचाकर चला जाता। शायद हरखू को यह समझ नहीं आया कि दवा पैसों से आती है, या फिर उसने पैसे जान से ज्यादा प्यारे समझे, या वो जीवन से ही निराश हो गया था। उसने कभी दवा के पैसों का जिक्र नहीं किया। दवा आई ही नहीं। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आखिर 5 महीने तक बीमारी झेलने के बाद होली के दिनों में उसने प्राण छोड़ दिए। उसका बेटा लगरधारी ने बड़ा धूमधाम से अंतिम संस्कार किया। कई गांव के ब्राह्मणों को बुलाया गया। पूरे गांव में उस दिन होली नहीं मनाई गई। न अबीर गुलाल उड़ा, न ढोल बजा, न भांग की ठंडाई बनी। हां, कुछ लोग मन ही मन कोस रहे थे, इस बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता। लेकिन कोई इतना निष्ठुर नहीं था कि शोक में आनंद मना सके। हरखू के खेत गांव वालों की नजर में थे। 5 बीघे जमीन कुएं के पास, खाद पानी से भरी हुई, बहुत उपजाऊ थी। उनमें 3-3 फसलें होती थी। हरखू के मरते ही
उन पर चारों तरफ से लालच भरी नजरें पड़ने लगी। खेतों के लिए बड़ी बड़ी रकम की बोली लग रही थी। कोई पूरा साल लेने को तैयार था, कोई दोगुना नजराना देने को कह रहा था। लेकिन नक्कारनाथ, जमींदार सबको टालते रहते। उनका मानना था कि हरखू ने 20 साल तक इन खेतों की खेती की है, इसलिए उसका बेटा लगरधारी ही असली हकदार है। चाहे वो दूसरों से कम भी नजराना दे, फिर भी खेत उसी को मिलने चाहिए। जब लगरधारी कामकाज से खाली हुआ तो नक्कारनाथ ने उससे पूछा, खेतों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लगरधारी रो पड़ा और बोला, सरकार, यही खेत तो हमारा सहारा है। अगर इन्हें न जोतूंगा तो जीऊंगा कैसे? नक्कारनाथ ने कहा, हां, खेत तो तुम्हारे ही हैं। मैं तुमसे इन्हें छोड़ने को नहीं कहता, पर तुम देखते हो जमीन का दाम अब कितना बढ़ गया है। तुम पहले 8 रुपए बीघा देते थे, अब मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही 100 रुपए नजराना भी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं रियायत कर रहा हूं, लेकिन नजराना देना ही पड़ेगा। लगरधारी बोला, सरकार, घर में तो रोटी तक का ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊं? जो भी जमा था दादा के इलाज में खर्च हो गया। फसल भी इस बार ठीक नहीं हुई, रुपए मैं कहां से लाऊं? नक्कारनाथ बोले, ये सब ठीक है, पर मैं और रियायत नहीं कर सकता। लगरधारी हाथ जोड़कर बोला, सरकार, ऐसा मत कीजिए, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। मैं बैल बछड़ा बेचकर 50 रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। नक्कारनाथ चिढ़कर बोले, तुम्हें लगता है हम ये पैसे रखकर आराम से बैठ जाते हैं? हमारे ऊपर भी बहुत खर्चे आते हैं, कभी चंदा, कभी मेहमानदारी, कभी सरकारी अफसरों की खातिरदारी। बड़े बड़े त्योहारों पर सैकड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। साल भर में 1000-1200 तो इसी में निकल जाते हैं। अगर न करें तो सब हमें बुरा भला कहेंगे। बस यही सोचता हूं कि सब छोड़ दूं, पर हमारी किस्मत में यही लिखा है कि एक से पैसा ले और दूसरे को दे दे। मैं तुमसे पहले ही काफी नरमी कर रहा हूं, पर अब और नहीं। नजराने में एक पैसा भी कम नहीं होगा। हफ्ते भर में रुपए दे दोगे तो खेत तुम्हें मिलेंगे, वरना किसी और को दे दूंगा। यह सुनकर सुभागी, लगरधारी की पत्नी, चुप नहीं बैठी। वो गुस्से से कालिकादीन के घर गई और उसकी औरत को खरी खोटी सुनाई। देखते हैं कौन मेरे खेत में हल चलाने आता है, अपना और उसका हश्र एक कर दूंगी। पड़ोस की औरतें भी उसके साथ हो गई। सुभागी को लगा कि उसने बाजी जीत ली है। उसका मन शांत हो गया, लेकिन गुस्से और झगड़े की हवा अक्सर छोटे से बीज को भी तूफान बना देती है। इधर लगरधारी घर के बाहर बैठा सोच रहा था, अब मेरा क्या होगा? अब ये जिंदगी कैसे कटेगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? मजदूरी करने का ख्याल आते ही उसका मन टूट जाता। इतने साल तक इज्जत और आजादी से जीने के बाद दूसरों की चाकरी करना उसे मौत से भी बुरा लग रहा था। पहले वो गांव का इज्जतदार किसान था, पंचायत में उसकी राय मानी जाती थी। घर में पैसा न था, लेकिन मान था। अब ये इज्जत कहां रहेगी? अब कौन उसकी बात सुनेगा? अब तो पेट पालने के लिए दूसरों की नौकरानी करनी पड़ेगी। वो अपने पुराने दिन याद करता। सुबह से खेतों में हल चलाता, पसीना सिर से पांव तक बहता, लेकिन थकान नहीं होती। खलिहान में अनाज के ढेर देखकर खुद को राजा समझता। बैलों के लिए घास चारा जुटाना अपने खाने से भी ज्यादा जरूरी मानता। आज वही बैल उसके सिर का बोझ बन गए थे। एक दिन मंगी सिंह, कांस्टेबल बने मंगरू ठाकुर, उसके पास आया और बोला, भैया, कब तक बैलों को बांधकर खिलाते रहोगे? इन्हें बेच क्यों नहीं देते? लगरधारी ने दुखी होकर कहा, हां, कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो बेच दूंगा। मंगी सिंह बोला, ग्राहक तो हम ही हैं, हमें ही दे दो। तभी तुस्सी बनिया आ गया और गुस्से से बोला, लगरधारी, पैसे दोगे कि नहीं? 3 महीने से टाल टोल कर रहे हो। खेती तो करते नहीं कि फसल का इंतजार करें। लगरधारी हाथ जोड़कर बोला, साहब, जैसे अब तक मानते आए हो और मान लो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगा। मंगी सिंह और तुस्सी ने आंखों आंखों में इशारा किया और तुस्सी बड़बड़ाता हुआ चला गया।
फिर लगरधारी मंगी सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो बैल गांव में ही रहेंगे, कभी कभी मैं देख भी लूंगा। मंगी सिंह बोला, ठीक है, घर जाकर सलाह करूंगा। अंत में मजबूरी में लगरधारी ने बैल बेच दिए। 80 रुपए के बैल मंगी सिंह ने 60 रुपए में ले लिए। बैल बिकते समय लगरधारी की आंखें भर आई। वो बैलों को देखकर सोच रहा था, ये मेरे खेतों के साथी, मेरे जीवन का सहारा, मेरे अन्नदाता, मेरी इज्जत के रखवाले थे। इनके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था, आज इन्हीं को बेच रहा हूं। दोस्तों, ये थी प्रेमचंद जी की भावुक और सीख देने वाली कहानी बलिदान। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।